हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स का इन्वायरमेंट साइंस, यानी कि पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, लेसन नंबर 4 होने वाला है और ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है हमने कर लिया है। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विद नोट्स के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, एंड हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जितने भी आने वाली न्यू वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले की जो वीडियोस हमने पढ़ी थी, यानी जो पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने जलीय पारिस्थितिक तंत्र तक जो था सारे यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। और आज हमें पढ़ना था जो पार्ट 2 है, इसमें हम पढ़ने वाले तालाब पारिस्थितिक तंत्र को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। इससे पहले की जितनी वीडियोस थी वो मैंने जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। आपने अगर नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आपको पार्ट 2 देखना चाहिए, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में काफ़ी सारे टॉपिक जो है कंप्लीट करा दिए हैं, एंड कुछ ही टॉपिक बच गए हैं जो कि मैं आपको पार्ट 2 में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो आज का फर्स्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है तालाब पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, देखो, तालाब सबसे छोटा और सरल जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कई तालाब पारिस्थितिक तंत्र मानसून समाप्त होने के बाद सूख जाते हैं, यानी कि जब मानसून आता है वो समाप्त होने के बाद क्या होता है, जो तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं। यह भारत के हर छोटे बड़े गांव में देखने को मिल जाएंगे। जो तालाब है ये भारत के या हमारे कहीं भी इलाके, भारत के हर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे तालाब। या तो वो छोटे हो सकते हैं, बड़े, छोटे बड़े क्षेत्र आकार में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र इतना ही था। अब देखते हैं हमारा झील पारिस्थितिक तंत्र। झील क्या होता है? ठीक है, दूसरी ओर झील बड़े स्थायी तालाबों की तरह काम करती है। जो झील है वो बड़े स्थायी तालाब, यानी जो बड़े तालाब होता है उसके रूप में ये काम करता है, क्योंकि झीलों में वर्ष भर पानी रहता है या जल भरा रहता है, यानी हर मतलब सालों साल तक झील में पानी भरा रहता है। ठीक है, शैवाल, सूक्ष्मजीव जैसे जीव और शाकाहारी और मांसाहारी मछलियां दोनों झीलों में पाई जाती है और अपनी खास श्रृंखला बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? अपनी खास एक श्रृंखला बना लेती है, या फिर हम कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला बना लेती है, खाने के लिए अपनी श्रृंखला बना लेती है। ठीक है, कैटफिश जैसी मछलियां भी झीलों में पाई जाती है। कैटफिश मछली होती है, ये भी इसकी एक प्रजाति होती है। ये भी क्या है, मछलियां जो है ये भी झीलों में पाई जाती है, जो विशेष रूप से झीलों के स्थल पर मौजूद मलबे को खाती है। यानी जो झील है उसके नीचे जो मलबा दबा रहता है, जो नीचे कीचड़ होती है, उसमें से दबे मलबे को खाती है। ठीक है, इन मछलियों को बॉटम फीडर कहा जाता है। इन मछलियों को क्या जाता है? बॉटम फीडर भी कहा जाता है। ठीक है, तो झील पारिस्थितिक तंत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो देखो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखा है। अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और टॉपिक्स हो सकता है हमारी 2 वीडियो में हो भी ना, और हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम लोग इस वीडियो एक ही चैप्टर में सारा टाइम दे दें। ठीक है, अब हम देंगे धाराएं और नदी। ठीक है, धाराएं और नदियाँ। धाराएं और नदियां लौटिक पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं, जिसके अर्थ है बहता हुआ जल। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो धाराएं और नदियां हैं ये लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, जिसका अर्थ क्या होता है? लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ क्या होता है? बहता हुआ जल, ये पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, एक नदी की तुलना में एक स्ट्रीम आकार में काफी छोटा होता है। एक नदी की तुलना में बात की जाए तो जो एक स्ट्रीम आकार में काफी ज्यादा छोटा होता है, छोटी होती है। ठीक है, धाराएं और नदियां लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, छोटी होती है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। इन पारिस्थितिक तंत्रों में धाराएं एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक है। जो ये पारिस्थितिक तंत्र है इसमें धारा जो है एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। इन पारिस्थितिक तंत्रों में 2 क्षेत्र होते हैं, रैपिड क्षेत्र और पुल क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? रैपिड क्षेत्र और पुल क्षेत्र। रैपिड जोन में करंट तेज होता है। जो रैपिड जोन होता है उसमें करंट तेज होता है, क्योंकि देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, धाराएं और नदियां। यानी नदियों में क्या होता है, जल जो है बहता रहता है, धारा में रहती है, तो उसी में उसी से करंट बनता है ना। बहते हुए जल से करंट बनता है। टरबाइन वगैरह लगी रहती है, जब जल बहेगा तभी तो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो
करंट बनेगा। तो इसको भी दो भाग में बांटा गया है, रेपिड और पूल क्षेत्र। ठीक है, तो रेपिड जेल में क्या होता है, करंट जो होता है तेज होता है, जो नीचे से गाद और अन्य सामग्री को साफ करता है। जो नीचे से जो गाद यानी जो जमा रहता है, जितना भी कूड़ा कचरा मलबा वगैरह, उसको साफ करता है और अन्य सामग्री को भी साफ करता है, और इसे दृढ़ और कठोर बनाता है। और इसे क्या करता है, दृढ़ यानी अच्छा, और मतलब ठोस और कठोर बनाता है। दूसरी ओर पुल क्षेत्र में धारा की गति धीमी होती है। पुल क्षेत्र में क्या होता है, धारा की गति धीमी होती है। जल गहरा है, गहरा होता है। जो जल होता है उसकी गहराई ज्यादा होती है। जैसे समुद्र है हमारा, उसमें देखो धाराएं जो होती है ना, कई स्थानों पे कम होती है अगर देखा जाए तो, बाकी हो गई नदियों के मुकाबले। नदियों में क्या है कि जल बहता रहता है, लेकिन समुद्र में क्या है कि लहरें उठती हैं, ज्वार भाट उठते हैं उसमें, ना ही कि वो बहता है। ठीक है, तो जल गहरा होता है, जिससे परिणाम स्वरूप बालू और गाद का जमाव होता है। जिसके परिणाम से होता है, जो जल गहरा रहेगा तो पानी जो जो गाद वाद होगा, जो भी मलबा वगैरह होता है, वो जमीन के नीचे जाके बैठ जाता है। यहाँ पुल क्षेत्र की तल नरम होती है। पुल क्षेत्र की जो तल होती है, यानी जो धरातल होती है मिट्टी उसकी, वो नरम होती है। नरम क्यों होती है, जितना भी गाद वाद होता है वो साफ नहीं हो पाता, बह नहीं पाता, जिस वजह से नीचे में कीचड़ जैसा पूरा क्षेत्र हो जाता है। जैसे कि हमारे गांव में एक कहते हैं ना, पोखर वगैरह जो बनते हैं, उस तरीके उस टाइप का। ठीक है, यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए अनुकूलित होता है। यह क्षेत्र क्या होता है, विभिन्न हर प्रकार के जीव जो है उनके लिए अनुकूलित रहता है। उसके मट्टी के अंदर रह सकते हैं। कुछ मछलियां भी मट्टी के अंदर रहती हैं। नदियां पहाड़ों में ग्लेशियर से निकलती है। जो नदियां हैं वो पहाड़ों के ग्लेशियर से निकलती है, जब बर्फ पिघलती है तब बहती है, और तलछट ले जाती है। यानी जब नदियां बहती है उसका पानी तो अगल बगल के जो वो होते हैं, मिट्टी वगैरह होते हैं, उनको बहाते हुए अपने साथ ले जाती है, और महासागरों में समाप्त होने से पहले मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। जब महासागर जब बहती हुई जाती है तो महासागर में प्रवेश, जैसे कि यहाँ पे महासागर है, तो यहाँ से यहाँ इस पहाड़ से निकली, ठीक है, तो यहां से निकली, अब महासागर में समाप्त होने से पहले क्या होगा, अगल बगल के क्षेत्रों से प्रवेश करती हुई निकलेगी। ठीक है, और यहाँ की मिट्टी को तलछट से मिलने मिलने से वो उपजाऊ बन जाती है। उस तलछट से जब मिलती है तो जो अगल बगल का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र जिसे हम दोआब क्षेत्र भी कहते हैं, वो क्षेत्र क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, नदियां मानव जाति को पीने, घरेलू उद्देश्य, उद्योग, कृषि और विद्युत उत्पादन के लिए जल प्रदान करती है। जो नदियां हैं वो मानव जाति को पीने योग्य पानी देता है, घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी देता है, उद्योग वगैरह करने के लिए पानी देता है, कृषि में भी पानी देता है, सिंचाई वगैरह करने के लिए, और यहाँ तक कि हमें वो विद्युत यानी बिजली उत्पादन के लिए भी जल प्रदान कराता है। कौन, नदियां, क्योंकि उसका नदियों का जल क्या होता है, बहता हुआ जल होता है। ठीक है, अब आता है हमारा ज्वारंद मुख। ठीक है, यहाँ पे ज्वारा जो होती है वो मुख होती है। ठीक है, जहाँ पे ज्वार भाट उठते रहते हैं उसको मान लेते हैं। ठीक है, एक खारे जल के पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है, जहाँ लवणता का स्तर मध्यवर्ती होता है, यानी कि मध्यम होता है, यानी बीच का मीडियम होता है। यानी मीठे जल के पारिस्थितिक तंत्र से अधिक और खारे जल के पारिस्थितिक तंत्र से कम, यानी कि ना ज्यादा पीने योग्य पानी, ना ज्यादा अयोग्य पानी। वो क्या है, थोड़ा बहुत काम में आ सकता है। ज्वारंद मुख, यानी कि ज्वारंद मुख जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, यहाँ एक जटिल और उच्च उत्पादकता वाले पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें लवणीय, दलदल और कीचड़ वाले मिट्टी मिलते हैं, जो कि मीठे जल के समुदाय और महासागरों को जोड़ता है। आपको एक चीज पता है, जो खारा जल होता है ना, वो पानी वो धरती के अंदर नहीं जा पाता है। जो खारा जल होता है वो धरती के अंदर तेजी से नहीं जा पाता है, जिस वजह से क्या होता है, वहां की जो मिट्टी होती है वो दलदली टाइप की हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं महासागर क्या है। महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भारत में महासागर या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण। जो हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, और जो अरब सागर है वो भारत में महासागर या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। पृथ्वी की सतह का 70% भाग महासागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी की जो सतह है इसका लगभग 70% भाग जो है महासागरों से ढका हुआ है। यह पारिस्थितिक तंत्र अत्यंत गहरी होती है या गहराई होती है। ठीक है, क्या होती है, ये जो महासागर पारिस्थितिक तंत्र है ये बहुत ज्यादा गहरी होती है। ठीक है, जीवित जीव 5000
मीटर से भी अधिक गहराई में पाए जाते हैं। जो जीवित इसमें जो जीव है समुद्र में, जो महासागर में जो जीव रहते हैं, वो 5,000 मीटर से भी अधिक गहराई में पाए जाते हैं। लेकिन समुद्र के तथ्य क्षेत्र में जीवों का घनत्व और विविधता अधिक होती है। यानी जो समुद्र में जो वहाँ पे जीवों का जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, अलग अलग भी होता है और अधिक होता है। ठीक है, प्रजातियां भी बहुत सारी पाई जाती हैं। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो जितने महासागर वो क्या है, एक दूसरे से अटैच में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तेज हवाओं जैसे कि ट्रेड पवने चलने से महासागरीय जल लगातार क्षैतिज ऊर्जा से गति करता है, जिसे लहरें कहते हैं या फिर ज्वार कहते हैं, ज्वार भाट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब तेज हवाएं आती है ना समुद्र में, तब उससे वो पानी से टकराती है, और पानी से टकराने के बाद क्या होता है, पानी वो उठ जाती है, जिसको ही हम लहरें कहते हैं या फिर ज्वार भाट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं। ये हमें सेवाएं क्या प्रदान कराता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं वह लाभ है जो लोग पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त करते हैं। इन सेवाओं में खाद्य प्रबंधन सेवाएं जैसे कि भोजन और पानी, बाढ़ और रोग नियंत्रण, आध्यात्मिक और मनोरंजन, संस्कृति लाभ जैसी संस्कृतियां सेवाएं और सहायक सेवाएं जैसे पोषक चक्र शामिल है, जो दुनिया में रहने की स्थिति को बनाए रखते हैं। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है ये हमें क्या देता है, ये वन वगैरह हमें क्या देते हैं, भोजन देते हैं, औषधि देते हैं, पानी, पानी देखो पेड़ रहेंगे तभी तो वर्षा वगैरह होगी। बाढ़, बाढ़ से ये हमें बचाते हैं, जैसे अत्यधिक बाढ़ हो जाए तो पानी क्या है, इससे जब बहता हुआ तेजी से आएगा तो पेड़ों से क्या होगा, टकराएगा तो उसकी गति धीमी हो जाएगी, बाढ़ों से भी बचाएगा। और जब हमारा पारिस्थितिक तंत्र सही रहेगा, मतलब बराबर रहेगा, ठीक है, समान रहेगा, तो ऐसी दुर्घटना, ऐसी आपदाएं आएंगी ही नहीं। ठीक है, अब प्रेविजनिक सेवाएं। प्रेविजनिक सेवाएं क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें सामग्री और उत्पाद शामिल है। इसमें क्या है, सामग्री और उत्पाद शामिल है, यानी क्या सामग्री और क्या उत्पाद मिल रहा है वो शामिल है, जो हमें प्रकृति से मिलता है, जैसे फल सब्जियां, फल, शहर, मछली, शहद, मछली, समुद्री भोजन, पशुधन और अन्य खाद्य सामग्री, ताजा जल, ईंधन, ईंधन जनित जलाने की लकड़ियां भी शामिल है। किसमें, प्रेविजनिक सेवाएं में। ठीक है, और क्या है, ताजा जल, ईंधन की लकड़ियां, फर्नीचर निर्माण के लिए लकड़ियां, फाइबर, दवाइयां, तेल, प्राकृतिक गैस, कपड़े और अनुवांशिक संसाधन इत्यादि किसमें, हमारे इसमें शामिल है। अब हमारा आता है नेक्स्ट, विनियमन सेवाएं। विनियमन सेवाएं क्या है, इसमें हवा और जल का शुद्धिकरण, जलवायु विनियमन, बाढ़ नियंत्रण, कार्बन भंडार, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, प्राकृतिक खतरे का विनियमन, परागण, कीट नियंत्रण और रोगाणुओं द्वारा कचरे का अपघटन आदि शामिल है। यानी जो चीजें जैसे शुद्ध हवा करता है, शुद्ध जल करता है, जैसे कोई जानवर है, ठीक है, मान लो कोई बड़ा जानवर है जैसे हाथी है, वो मर गया। अब वो मर गया तो क्या होगा, वो मरेगा कुछ 10 दिन बाद, 5 दिन बाद वो सड़ेगा। तो सड़ने के बाद क्या होगा, वायु हमारी प्रदूषित होगी, महकने, स्मेल करने लगेगा। तो क्या होगा, जो कवक, जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो उसको खा जाते हैं, जिस वजह से क्या है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है, और वो हमारे जो है जल को, सॉरी, वायु को और जल को, वायु को पर शुद्ध कर देता है। जल को कैसे शुद्ध करता है, जल में क्या है कि कोई बड़ी मछली है वो मर गई, ठीक है, उसको क्या करती है, छोटी मछलियां धीरे धीरे खा जाती है, और जब बड़ी जहल से ज्यादा बड़ी रहेगी नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ी मछली के लिए, ज्यादा बड़े जीव के लिए ज्यादा बड़ा ही परितंत्र चाहिए, तो उसमें उसी तरह के जीव रहते हैं और जो उन्हें खा जाते हैं। ठीक है, उससे क्या, हमारा जल और वायु दोनों शुद्ध रहता है। ठीक है, सांस्कृतिक सेवाएं। मनुष्य प्रकृति में रहता है और लगातार इसको प्रभावित करते रहता है। वह इसे बदलते हैं और बदले में प्रकृति उन्हें बदल देती है। यानी कि जो मनुष्य है वो हमें प्रकृति में रहता है और लगातार प्रकृति को प्रभावित करता है। ठीक है, हम मनुष्य क्या है, प्रकृति को बदलता है और एंड में क्या करती है, प्रकृति मनुष्य को जो बदलता है, तो बदले में प्रकृति क्या करती है, पूरी तरह उन्हें ही बदल देती है। ठीक है, जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हो, प्रदूषण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमें देखने को फेस करनी पड़ रही है। संस्कृत सेवाएं गैर भौतिक लाभ हैं जो लोगों की प्रगति और सांस्कृतिक उन्नति में योगदान करती है। इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक संस्कृतियों में पारिस्थितिक तंत्र की भूमिका शामिल है। क्या है, भूमिका शामिल है। तो विनियमन समझ में आ गया, संस्कृत सेवाएं समझ में आ गया। अब सहायक सेवाएं क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है,
इन सेवाओं में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल है जो पारिस्थितिक तंत्र के निर्वाह के लिए आवश्यक है, जो बदले में ग्रह पर जीवन को बनाए रखती है। क्या है? बदले में ग्रह पर जो हमारे पृथ्वी उस पर जीवन बनाए रखती है। जै जैविक रासायनिक चक्र, जयपुर नहीं होगा यहाँ पे। जैविक रासायनिक चक्र, प्रकाश संश्लेषण, मिट्टी का निर्माण और जल चक्र जैसी प्रक्रियाएं चलती रहती है या शामिल है इसमें। ठीक है, तो सहायक सेवाएं समझ में आ गई। देखो, सहायक सेवाएं हो गया, सांस्कृतिक सेवा हो गया, विनियमन सेवाएं हो गई और प्रविजनिक सेवाएं होगी। इन सेवाओं को भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सारांश, यानी इसको पढ़ने के बाद क्या सब कुछ निचोड़ क्या निकलता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। प्रकृति में मौजूद पारिस्थितिक तंत्र में बहुत विविधता यानी भिन्नता पाई जाती है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जंगली घास के मैदान और रेगिस्तान शामिल है। यह पारिस्थितिक तंत्र मानव को पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान कराता है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और कृषि भूमि के विस्तार के कारण वनों की कटाई और वन विखंडन से इन पारिस्थितिक तंत्रों को खतरा है। यानी वन विखंडन यानी कि वनों को हटाना या उन्हें काटना, वन विखंडन करना। ठीक है, किसको खतरा है? पारिस्थितिक तंत्र को खतरा है। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र को मीठे जल और समुद्री जल पारिस्थितिक तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको मीठे जल और समुद्री जल के पारिस्थितिक तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। यह पारिस्थितिक तंत्र हमें पीने, घरेलू उद्देश्य, उद्योग, कृषि के लिए जल प्रदान कराते हैं। क्या कराते हैं? जल प्रदान कराते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में हमें अनेक सेवाएं भी प्रदान करा जो पारिस्थितिक तंत्र में अनेक सेवाएं भी प्रदान कराता है जो ग्रह पर जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक है, यानी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो देखो, ये आज का टॉपिक था हमारा तालाब पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ से हमने जो है आज पढ़ा एंड हर चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया। एंड कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड आज जो नोट्स है काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा बुक की लैंग्वेज में नहीं है, आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज की जो वीडियो, हमारा वीडियो का एंड यही होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करें। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि जितनी भी आने वाली न्यू वीडियोज है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का जो हमारा फोर्थ चैप्टर था वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।